जो है ये तो अपने आप ही निकल गया। कितना ज़्यादा गंदा हो गया है ये देखो, दिख ही रहा होगा। इतनी स्ट्रांग हूँ अपने आप में कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। आपको मेरी याद नहीं आती ये वो, इस तरीके से मैं इमोशनली ब्लैकमेल किसी को भी नहीं करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग, जिसकी स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही चटपटी सी रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मटर के पराठे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 से 1.5 चम्मच। उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा। अब हम इसमें हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप लहसुन खाते हो तो आप अदरक की जगह लहसुन जो है वो डाल सकते हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो और ज़्यादा डाल लीजिए, लाल मिर्च भी ऐड कर लीजिए। पर हरी मिर्च नुकसान नहीं करती है, इसलिए मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। बस थोड़ा सा जब ये चटक जाएगा, इसमें हम फ्रेश जो है वो मटर डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा फ्रेश मटर ले, फ्रोज़न मटर ना ले। इस टाइम मटर बहुत अच्छी आ रही है, तो फ्रेश मटर का ही यूज़ करें। फ्रोज़न तो हमें तब खानी चाहिए जब मटर का सीज़न नहीं हो। तो अभी तो अच्छी और सस्ती मटर आ रही है, तो फ्रेश मटर जो है वो ले लें। बस मैंने इसमें 1.5 कटोरी डाल दी है। थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और यहाँ पर मैं ज़रा सा ऐड करूँगी गरम मसाला। इसके अलावा हमें कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग लाल मिर्च पाउडर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। बस ये हमें 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से कुक कर लेना है। जब तक ये ठंडा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा। आटे में मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, जिससे आटा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। पराठे बनाने में जो है वो आसानी भी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे पराठे भी बनते हैं। तो आटा ना हमें अच्छा खासा गीला जो है वो लगाना है, जैसे हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं उस तरीके का। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगा देंगे तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत कड़क कड़क से पराठे बनते हैं। इसलिए हम जो है वो आटा एकदम सॉफ्ट लगाएंगे। जितना नरम हो सकता है हम उतना नरम आटा लगाएंगे। नरम आटे में चाहे आप कचौड़ी बनाएं, चाहे आप किसी भी तरीके की फिलिंग जब उसमें हम भरते हैं ना पराठों में, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पराठे बनते हैं। अदरवाइज़ पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता खस्ता से हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर आटा जो है वो लगा लेती हूँ। तब तक मेरी जो है वो मटर ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि हमें मटर को जो है वो अच्छे से पीस लेना है। इसलिए मैं तब तक उसको, जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक मैं अपना ये काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मटर जो है वो ठंडी हो गई है और इसको मैं जार में डाल के और जो है वो पीस लूँगी। हमें इसे ना बहुत दरदरा सा पीसना है, इसका एकदम फाइन पेस्ट जो है वो नहीं बनाना है। आपको ऐसा भी लगेगा जब आप इसको पीसेंगे कि इसमें एक आध मटर के दाने जो है वो रह गए हैं साबुत, तो उसके चक्कर में आप ये नहीं है कि इसको पीसते ही रहें, वरना ये बहुत ही ज़्यादा एकदम वैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से दरदरा रखना है। तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें एक आध मटर का दाना भी है। तो बस यहाँ पर हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पराठा बनाते हैं ना, मतलब आलू का, गोभी का, जैसे भी आप बनाते हैं उस तरीके से आप जो है वो बस इसमें मटर जो है वो फिल कर लीजिए। सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। मैं इस तरीके से थोड़ा सा कटोरी टाइप का जो है वो बना लेती हूँ। देन उसके बाद इसमें जो भी चीज़ मुझे फिल करनी होती है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मटर ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मटर मुझे साबुत दिख रहा है, वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अगर हम वो नहीं निकालेंगे ना तो पराठा बेलते टाइम वहाँ से पराठा जो है वो फट जाएगा। और जो भी मटर ये एक मतलब इस तरीके की साबुत निकल रही है, वो आप साइड में रखते जाइए। बाद में उसको चम्मच से अच्छे से जो है वो मैश कर लीजिएगा। वो सॉफ्ट तो हो ही गई है, तो अच्छे से मैश हो जाएगी और उसके बाद हम उसे फिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है वो इसमें भर दी है मटर, और थोड़ा सा हाथ के हेल्प से जो है वो हम इसको फैला लेंगे पराठे को, और हल्के हाथ से बहुत ही जो है वो पराठा बेल लेंगे। बहुत ही ईजी रहता है, बिल्कुल भी मटर वटर निकलने का कोई भी डर नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो इस तरह मटर का मिक्सचर जो है बनाने के बाद उसको पैन में फ्राई कर लेते हैं, पर मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैंने इस तरीके से जो है वो बनाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही इजी वे है ये बनाने का। तो बस मैं नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि लोहे के तवे पे बनाएं। लोहे के तवे पे पराठे काफ़ी अच्छे और नरम बनते हैं।
नॉन स्टिक पे उतने ज़्यादा नरम पराठे नहीं बनते हैं। ये मैंने मतलब ऐसा मैंने देखा है, 2-4 बार मैंने ना इस पे बनाया है, तो मुझे लगा कि इस पे उतना ज़्यादा नरम पराठा नहीं बनता है जितना लोहे के तवे पे बनता है। लेकिन लोहे का तवा भी मेरा धुलने को पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी पे जो है वो बना लिया है। बस हमें रिफाइंड ऑयल लगा के और अच्छे से जो है वो पराठे सेक लेने हैं। आप देसी घी में चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, पर मैं पराठे हमेशा रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। देसी घी में थोड़े से पराठे सख्त भी हो जाते हैं, और मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है देसी घी के पराठे। तो बस देखिए, करारा सा पराठा बन के जो है वो तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई है, और मस्त चाय के साथ जो है वो पराठा खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और हेल्दी भी है। आपके बच्चे अगर जो है वो मटर वटर खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, तो उनको इस तरीके से खिलाइए। अलग अलग जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और हेल्दी तो है ही। तो बस यहाँ मैं सारे पराठे जो है वो इस तरीके से सेक के रख लेती हूँ। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने रात में पराठे बनाए थे, तो उसके बाद कुछ ऐसे किया नहीं था जो मैं शूट करूं, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही जो है वो व्लॉग शूट करते हैं। तो मनी प्लांट्स की ये कटिंग है, जिनको मैं जो है वो अच्छे से इनकी बॉटल्स को धो के, और इनमें जो है वो सारे मनी प्लांट्स भी कटिंग जो है इनको भी मैं अच्छे से पानी के नीचे धो लूँगी। देन उसके बाद जो है वो लगाऊंगी। तो हर 2-4 दिन में मैं इस तरीके से कर देती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं दिमाग से निकल जाता है या आलस में आ जाती हूँ, तो काफ़ी दिन भी हो जाते हैं, 15-15 दिन भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं हर 2-3 दिन में ही कर लेती हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो जब भी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो पत्ते आपको मुरझाते हुए नज़र आने लगेंगे। एक आध पत्ता ख़राब भी हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, तो उसको तोड़ के हटा देती हूँ। पर ट्राई कीजिए कि हर 2-3 दिन में जो है वो पानी इस तरीके से चेंज करके और बॉटल धो के फिर जो है वो हम उसमें कटिंग लगाएं। ग्रीन बॉटल देख रहे हैं ना आप, इनमें स्ट्रिंग लाइट्स जो हैं वो पड़ी हुई थी, पर ऐसे कोई जलाने में नहीं आती हैं, तो मैंने उनको निकाल दिया है और कहीं कहीं अलग अलग जगह लगा दिया है। और इसमें जो है वो मैंने इस तरीके से मनी प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें डोरी जो है वो लगी हुई है, तो हैंग भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं बाद में जो है वो लगा दूँगी जहाँ पर मुझे रखना है। और ये मेरा बहुत ही बूशी सा हो गया है मनी प्लांट, जो कि बहुत सुंदर लगता है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम मतलब नियॉन वाला सा ग्रीन सा कलर है ना, बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है। तो ये भी अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहा है। कभी मैं इसको अंदर टांग देती हूँ, और कभी जो है वो ये मेरे बाहर भी बैल्कनी में भी जो है वो टंगा रहता है, क्योंकि प्लांट्स को धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। कहने को तो इंडोर प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि हम इनको अंदर ही अंदर रखते रहें। इनको भी हवा और धूप की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हमें होती है। तो बीच बीच में मैं बाहर बैल्कनी में भी इनको हैंग कर देती हूँ। अभी 4-5 दिन से ये बैल्कनी में ही हैंग थे, लेकिन वहाँ ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने इसको आज अच्छे से जो है वो नहला दिया है। बाथरूम में ले जाके भी मैं पहले वाले घर में जो है वो नहला देती थी, पर यहाँ जो है वो किचन में ही जो है वो फटाफट से ऐसे ही सिंक के अंदर रख के जो है वो प्लांट्स को नहला देती हूँ। वरना आप शावर से भी जो है वो इसको अच्छे से इनकी लीव्स को धो सकते हैं। जब तक हम इनकी लीव्स को नहीं धोएंगे ना, तो ये उतने ज़्यादा शाइनी नहीं लगेंगे, मतलब धूल धूल सी जमी रहेगी तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए हम जो है इनको अच्छे से जो है वो उनको धोना भी चाहिए। जैसे हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्लांट्स को भी जो है वो क्लीन रखना चाहिए। और मुझे तो बहुत शौक़ है, मतलब ये गार्डनिंग का और इन सब का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हों। मनी
प्लांट रख देती हूँ। और ये है मेरे जैगरी पाउडर का प्लांट और ये है मेरे किशमिश का प्लांट। एक्चुअली इसमें पहले ये सब चीज़ें रखी हुई थी, ये स्टिकर निकालने में जो है वो फट रहे हैं और इनके ऊपर से ये हटा भी नहीं है और मैंने हटाया भी नहीं है, तो ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं। आज जो है मुझे ये सारे मैक्रम के अपने जो मंडाला मिरर्स हैं इनको क्लीन करना है। तो मैं इनमें से ना जो भी मिरर मैंने लगाए हैं ये मिरर्स मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने पीछे से ये थ्रेड से ही जो है वो मैंने फ़िक्स किए थे, तो मैं ये निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा आप देखो गंदे हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक जब शिफ्टिंग की थी तो रखे रहे थे और लगे नहीं थे, और वैसे काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो मैं इन सबको जो है 3 ये लगे हैं और 1 लगा है वो, इन सबको जो है वो निकाल लूँगी और फिर इनको जो है वो सर्फ में भिगो देती हूँ। देखती हूँ अगर मिरर निकालना उतना मुश्किल हुआ तो मिरर के साथ ही देखती हूँ भिगो दूँगी। चारों के जो है वो मिरर निकाल लिए हैं और इजीली निकल गए। और येलो वाला जो है ये तो अपने आप ही निकल गया, मतलब मुझे कोई भी इसका नॉट जो है वो खोलना भी नहीं पड़ा, खुद से ही निकल गया। तो इन सबको मैं सर्फ में जो है वो भिगो देती हूँ। और बस मुझे ये लग रहा है कि इसका कलर जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाए। जैसे येलो है ना, इसके ऊपर ये मेहरून वगैरह कलर जो है वो चढ़ ना जाए। देखती हूँ, एक साथ ही जो है वो चारों को सर्फ में भिगो के रख देती हूँ और 1-2 घंटे के बाद जो है इसको निकाल दूँगी। तो जो भी इस पर गंदगी जो है वो जमा हुई है ना वो सब निकल जाएगी। अगर हम इसको टाइम के टाइम जो है वो ब्रश से डस्ट जो है वो क्लीन करते रहें तो जो है वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। पर मेरा क्योंकि बहुत टाइम तक ना शिफ्टिंग की वजह से रखा रह गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इन पर गंदगी बहुत जम गई है। तो मैं फ़िलहाल इन सबको डिप कर देती हूँ। तो मैंने इस टब में जो है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ सर्फ़ और पानी डाल के इन सबको जो है वो डिप कर दूँगी। और आप जो देख रहे हैं ना वो मेरा जो टाल हैंगर है ये मैक्रम वाला और टिश्यू पेपर होल्डर है, वो सब भी मुझे जो है वो धोना है। पर ये सब जो जब धो लूँगी ना उसके बाद उसको जो है वो मैं वॉश करूँगी, क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी और वो सारी चीज़ें क्रीम कलर में हैं। तो मुझे डर भी है कि कहीं इनका कलर जो है वो उन पर लग ना जाए। तो जिस तरीके से हमें ना अपने घर को सजाने का शौक़ रहता है कि हम अपने घर में ये लगाएं वो लगाएं, उसी तरीके से टाइम के टाइम हमें उन सब चीज़ों को क्लीन भी करते रहना चाहिए, वरना उससे जो है वो बहुत सारी गंदगी इकट्ठी भी हो जाती है, जिससे हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। तो हमें अपने घर को भी जो है वो साफ़ सुथरा सा रखना चाहिए, जैसे हम खुद को रखते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें अपने घर को भी रखना चाहिए। तो इसमें जो है वो चारों आ गए हैं, मैंने अच्छे से इसमें जो है ये डिप कर दी है। 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद जो है ये पानी से ही अच्छे से खंगार के और क्लीन हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। ये जो मैक्रमे का मेरा वॉल हैंगिंग शेल्फ़ है, ये भी आप देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, ये देखो दिख ही रहा होगा। तो धूप वगैरह जलती है ना घर में, उनसे भी सब गंदा हो जाता है। तो जब वो साफ़ हो जाएगा ना उसी में मैं जो है ये वाला भी भिगो दूँगी सर्फ़, तो क्योंकि काफ़ी है ही तो उसमें ये भी भिगो दूँगी, ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये भी। जब तक वो सारी चीज़ें भीग रही हैं मैं यहाँ खाना बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बनी रखी है, बस मुझे दाल और रोटी बनानी है।
तो यहाँ मेरा जो दूध का भगोना है ना, इसी में मैं आटा जो है वो लगा रही हूँ। जब दूध थोड़ा-सा बचता है तो उसको मैं एक बर्तन में अलग कर लेती हूँ, कप में या किसी भी चीज़ में। तो उसी बर्तन में जो है भगोने में मैं आटा मार लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आटा भी बहुत ज़्यादा नरम मड़ता है और दूध का जो पतीला होता है वो भी एकदम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ आटा जो है वो मेरा लग चुका है और सुबह ना मैंने बनाई थी गाजर मटर की सब्ज़ी। तो वो सब्ज़ी जो है वो रखी हुई है, मतलब इन्होंने टिफ़िन में ले गए थे और मैंने थोड़ी-सी खाई थी। तो वो सब्ज़ी रखी हुई है, तो यहाँ बस मैं अरहर की दाल जो है बन चुकी है मेरी और यहाँ मैं चपाती जो है वो जल्दी से बना लेती हूँ। अभी ये आए नहीं हैं, आज ऑफ़िस से थोड़ा-सा लेट आएँगे, तो मैं खाना-वाना सब जो है वो तैयार करके रख दे रही हूँ, क्योंकि जब आते हैं फिर बनाओ तो घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए मैं पहले से सब कुछ जो है वो करके रख लेती हूँ। खाना मेरा रेडी हो गया है। आज मैंने एकदम सिंपल सी दाल जो है वो छौंकी है और अब मैं फटाफट से अपने ये जो मैक्रम वाले हैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो जो ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से जो किचन क्लीनिंग के लिए ब्रशेज़ आते हैं उनकी हेल्प से, जो सॉफ्ट वाला प्लास्टिक का होता है, उससे मैं इसके जो भी हैं वो है ना टेसल्स, उनको मैं अच्छे से जो है वो घिस दे रही हूँ, क्योंकि उन्हीं में धूल जो है वो जम जाती है। इसीलिए उनको मैं अच्छे से जो है वो घिस दे रही हूँ और काफ़ी गंदे हो गए हैं। पर अच्छे से जो है वो सर्फ़ में भिगोने से क्या हुआ है ना कि इनका मैल पूरा जो है, गंदगी कट गई है और बहुत ज़्यादा चमक गए हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा चमक के जो है वो आ गए हैं। तो बस बहुत ही ईज़ी था इनको क्लीन करना और बस जब ये सूख जाएंगे तब मैं इनमें शीशा वगैरह जो है वो लगाऊंगी। इसको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और जो है वॉश करने के बाद यहीं पर जो है वो उसका पानी निचोड़ने के लिए टांग दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। इसके थ्रेड्स के अंदर जो है वो पानी भर गया है पूरा अच्छे से। तो बस सर्फ़ जो था ना बचा हुआ, उसको मैंने इस उरली में कर दिया था, क्योंकि उसमें सर्फ़ का पानी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने बाद में जो है ये मैक्रम वाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो सब चीज़ें भी मुझे इसमें भिगोनी थी, इसलिए मैंने सर्फ़ को फेंका नहीं था, मैंने उरली में करके रख दिया था। और अब मैं इसमें डिप करके, मतलब इन सारी चीज़ों को डिप करके जो है वो ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही जो है वो भिगो के छोड़ देने वाली हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसका स्टिक है ना, ये इसमें टब में जो है वो आई नहीं, तो मुझे इस तरीके से ही जो है वो भिगो के रखना पड़ा है। अब इसको मैं बाद में ब्रश की हेल्प से जो है वो मैं क्लीन कर दूँगी। और यहाँ मैंने इस तरीके से कप होल्डर पर पूरे मैक्रम्स जो है वो टांग दिए हैं, जिससे इनका पानी जो है वो नीचे अच्छे से जो है वो निचुड़ जाए। तो फाइनली मेरा सारा काम जो है वो हो गया है और आज ही ऑफिस से थोड़ा सा लेट आएंगे 9 बजे के करीब, तो इसीलिए मैंने पहले से खाना वाना की सब तैयारी जो है वो कर ली है। और काम जो है वो, जो मुझे मैक्रम वाले करने थे वो मैंने आज ही कर लिए, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट बनाना था। और एक चीज़, मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप अकेले रहती हैं, आपकी इतनी सांस फूलती है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो आप अपनी मम्मी को क्यों नहीं बुला लेती हैं।
हेल्प के लिए। तो देखिए, जब इनिशियली टाइम में मुझे ज़रूरत थी ना, तो मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया था। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत नौज़िया की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैं काम बिल्कुल भी कर ही नहीं पा रही थी। मतलब अगर मैं मम्मी को नहीं बुलाती तो शायद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में वो चीज़ फ़ेस की थी। इसलिए मैंने इस बार पहले ही मम्मी को बुला लिया था। और मम्मी 1 महीने मेरे पास रही थी, तो उस 1 महीने में उनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई और उन्होंने सारा काम जो है वो सँभाल लिया था। मैंने कोई भी काम जो है वो नहीं किया था, किया नहीं था, क्या मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने रेस्ट किया था। और मम्मी के जाने से पहले पहले जो है वो नवरात्रि के टाइम में मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, काम भी कर पा रही थी और मुझे उतना नौज़िया भी नहीं हो रहा था। तो मम्मी को जब जाना था तो मैंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं अभी आप और रुक जाओ और क्या कहते हैं अभी मत जाओ, क्योंकि तभी मैं ठीक हो चुकी थी। और मैं अपनी वजह से जो है वो अपनी मम्मी को या किसी और को भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। क्या है कि देखिए, मम्मी यहाँ होती है ना, तो मैं भी थोड़ा-सा लेज़ी हो जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि हाँ, कोई सपोर्ट के लिए है वो काम कर देगा। तो अकेले में क्या होता है, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। जैसे जब काम करना होता है मैं तब काम कर लेती हूँ। और मम्मी की भी ऐसी एज नहीं है कि वो बहुत यंग हो और फटाफट से जो है मैं उनसे काम करवाती रहूँ। तो मैं उन्हें ऐसे इस तरीके से मतलब सिर्फ काम की वजह से मैं उन्हें जो है वो नहीं अपने पास बुला सकती। हाँ, जब मेरे को लगेगा कि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब मैं उनको जो है वो बुलाऊँगी। उनकी वहाँ पर अपनी लाइफ है और मम्मी पापा रहते हैं। अभी मम्मी आई थी तो आपको पता ही था, पापा नहीं आए थे, तो वहाँ पापा को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर देखिए, जो जहाँ रहता है ना उसको वहाँ कंफर्टेबल फील होता है। मैं यहाँ रहती हूँ मुंबई में, तो मुझे यहाँ जो है वो मेरा घर अपने हिसाब से सेट है, सब कुछ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से वो परेशान हो और यहाँ बार बार जो है वो चले आएँ। ऐसा नहीं है, मुझे किसी की याद नहीं आती है। मुझे मेरी मम्मी की भी बहुत याद आती है, पापा की भी आती है, सिस्टर की भी आती है। इवन मुझे मेरी सिस्टर से मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। तो अगर मैं चाहूँ तो बार बार जो है वो बोल बोल के बुलाती रहूँ कि हाँ मुझे याद आ रही है, याद आ रही है। पर मेरा वो नेचर नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि अपने वजह से मैं किसी और को परेशान करूँ। उसकी अपनी वहाँ लाइफ है, अपनी गृहस्थी है, मेरी यहाँ अपनी गृहस्थी है। तो सबका अपना अपना घर है भाई, सब अपना घर संभालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि मेरी मम्मी जो है वो अब आएंगी फेब के लास्ट में, जो है वो मम्मी आएंगी 25-26 तारीख में जो है वो आ जाएंगी। उनका टिकट बुक हो गया है। तो डॉक्टर ने मुझे अप्रैल का टाइम दिया है डिलीवरी के लिए, तो मैंने मम्मी को फेब की लास्ट में बुलाया है। तभी मेरा 9th मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला होगा। तो वो मैं टाइम चाहती थी कि मम्मी मेरे पास हो, क्योंकि अब पता नहीं होता ना कि 8 मंथ के बाद कभी भी डिलीवरी जो है वो हो जाती है। और मेरी सिस्टर के साथ ऐसा ही हुआ है। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को लेकर डरी हुई थी। इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप 8 मंथ के लास्ट में आ जाओ और 9 मंथ जो है वो यहाँ पर रहो, क्योंकि थोड़ा बाद में भी मम्मी को रहना पड़ेगा 1-1.5 महीना। बाकी उनका जितना मन है वो यहाँ रह सकती हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि अपनी खुशी से जो है इंसान मेरे पास अगर रह रहा है ना, चाहे वो मेरी मम्मी है चाहे वो कोई भी है, तो वो ज़्यादा बेटर है उससे कि मैं उनको ज़बरदस्ती यहाँ बुलाऊँ अपनी हेल्प के लिए कि हाँ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे वजह से कोई परेशान हो। और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अपने आप में कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। जब मैंने शादी की है तो ये घर संभालने की जिम्मेदारी भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। तो मैं उसको अच्छे से निभाती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। और आगे भी शायद से ना पड़े, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ देखिए, बच्चे जब बेबी आएगा तो उस टाइम पे मम्मी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो मम्मी उस टाइम पे मेरे पास होंगी। लेकिन अभी ये जो बीच का टाइम चल रहा है इसमें मैं सारे काम अपने खुद कर पा रही हूँ। भले ही आराम आराम से करूँ, कैसे भी करूँ, तो सारे काम मैं अपने खुद ही मैनेज कर रही हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अपना घर है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कभी मुझे लगता है कि हाँ मैं सुबह इनको टिफ़िन नहीं दे पाती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगती है, तो मैं नहीं देती हूँ। मैं बोल देती हूँ आप ऑफिस में लंच कर लो। बाकी तो मैं डेली कोशिश ही करती हूँ कि हमेशा ही दूँ। पर होता है कभी 15-20 दिन में एक बार ही मुझे लग जाता है कि हाँ आज मैं नहीं उठ पाऊँगी, तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, लंच नहीं देती हूँ। तो वैसा मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी मेरे पास नहीं आना चाहती हैं या मैं उन्हें बुलाना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। पर बस मेरा उतना सा ही रहता है कि मैं अपने वजह से अपने पेरेंट्स को या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि वो इस एज में आके यहाँ पर काम करें और वो सब करें। इवन अभी से भी मैं ये सोच रही हूँ कि जब डिलीवरी के बाद मम्मी पे काफ़ी काम पड़ जाएगा, तो मेरा था कि कोई मुझे फुल टाइम मेड मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे वो सारा काम कर ले, मम्मी को कुछ करना ना पड़े, सिर्फ बेबी का काम जो है वो करना पड़े। क्योंकि मम्मी हर चीज़ में बहुत होशियार है, मतलब चाहे वो बच्चे की मालिश करना हो, चाहे वो मतलब जो गुड़ की कतली हरीरा बनाना हो, या बच्चों के लंगोट बनाना हो, उनकी बिछौनियाँ बनाना हो, वो सब चीज़ें मम्मी मेरी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो इसलिए मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे। तो मैंने बस यही प्लान किया है कि मैं तब मम्मी को बुलाऊंगी। और प्यार सब अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा करते हैं, पर हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एज में, तो हमें उनकी एज का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए उनको नहीं बुलाना चाहिए। उनका मन करे वो जब आए तब रह सकते हैं यहाँ पे। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती कि आके मेरे पास रहो। उनका भी घर है, जब इच्छा हो उनकी तब आए वो, और जब इच्छा हो तब चले जाएं। मैं किसी को फोर्सफुली रोकती भी नहीं हूँ कि आप रुक जाओ यहाँ पे, नहीं आपको मेरी याद नहीं आती, ये वो, इस तरीके से मैं इमोशनली ब्लैकमेल किसी को भी नहीं करती हूँ। तो जब जिसका मन करता है तब वो आ जाता है। तो मम्मी भी जो है वो जब उनकी ज़रूरत होगी यहाँ पे तब वो आ जाएंगी। और वैसे वो जब तक यहाँ रहना चाहती हैं तब तक रह सकती हैं, पर हाँ मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए उनको मैं यहाँ नहीं बुला सकती। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।